हमारे साथ हैं कुरुक्षेत्र से सांसद, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट एवं मशहूर उद्यमी नवीन जिंदल जी। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे 26 जनवरी को हम 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। लेकिन जब हम बात राष्ट्रीय ध्वज की करते हैं तो चर्चा में सबसे पहले नाम एक आपका भी आता है, क्योंकि हमने वो भी देखा कि एक ऐसा समय था कि जब राष्ट्रीय ध्वज शायद रूटीन में फहराने की अनुमति नहीं थी, घर में लगाने की अनुमति नहीं थी, और इसके लिए आपको भी एक लड़ाई लड़नी पड़ी। मेरे जहां तक हम जानते हैं शायद मुकदमा भी हुआ था, कोर्ट भी जाना पड़ा। किस तरीके से देखते हैं आज इस क्षेत्र में गणतंत्र को, और उस समय जो चुनौतियां आपने भी देखी, राष्ट्रीय ध्वज आज हर घर हर इमारत पे लग सकते हैं। देखिए, आज है 22 जनवरी, कल है 23 जनवरी। तो 23 जनवरी 2004, आज से 21 वर्ष पूर्व ये ऐतिहासिक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से कि हम हर रोज अपने देश के सबसे पावन प्रतीक अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकें। और इसके लिए 10 वर्ष की एक कठिन एक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। जब मैं 22 साल का था 1993 में, तब ये शुरुआत हुई 1993 में। और जाकर के फिर पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस लड़ा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ा। और मैं हमेशा यही चाहता था कि हम भारतीयों को अपने देश के सबसे पावन प्रतीक अपने राष्ट्रीय ध्वज को हर रोज दर्शाने की, फहराने की हमें अनुमति होनी चाहिए, अगर कोई इसको सम्मानपूर्ण ढंग से करना चाहता है। तो पहले ये छूट नहीं थी, जैसे अभी आपने ठीक कहा कि पहले हमें आम नागरिकों को ये छूट नहीं थी। हमारा राष्ट्रीय ध्वज केवल एक सरकारी ध्वज की तरह इस्तेमाल हो रहा था कि आप इसको सरकारी इमारतों पे लगा सकते हैं। सरकार में जो ऊंचे ओहदों के ऊपर जो लोग हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति है, सिर्फ उनके सरकारी आवास के ऊपर तिरंगा झंडा लग सकता था। तो जब मैं अमेरिका गया 1990 में, मैंने देखा कि अमेरिकन अपने अपने घरों पर बहुत गर्व से झंडे को अपने फहराते हैं। तो मुझे हुआ कि क्यों ना हम भारत में भी इस तरह से अपने देश के झंडे को फहराएं। तो आने के बाद जब मैंने शुरू किया तो मुझे रोका गया, और फिर मैंने कोर्ट के अंदर केस किया, और फिर इसमें 10 साल का संघर्ष रहा। लेकिन फिर 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, और वो जो हमें बल मिला वो मिला हम अपने संविधान से, क्योंकि हमारा संविधान हमें एक मौलिक अधिकार देता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उसके अंतर्गत जब हम कोई भी व्यक्ति जब ध्वज फहराता है, ध्वज दर्शाता है, तो ये एक तरह की अभिव्यक्ति है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो आज हम पहली बार, और ये पहली बार इस 23 जनवरी 2004 के बाद पहली बार हमें ये हक मिला कि हम हर रोज अपने देश के सबसे पावन प्रतीक को दर्शा सकते हैं, उससे प्रेरित होकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर सकते हैं। वरना अगर आप सोच के देखें, आज से चाहे हजारों साल पहले की बात करें, चाहे अशोका का राज था, चाहे मौर्य का राज था, फिर मुगलों का राज रहा, अंग्रेजों का राज रहा, झंडा हमेशा राजाओं का रहा, कभी भी प्रजा का नहीं हुआ। और जब हम आज़ाद हो गए 1947 में, 1950 में हमने अपने आप को एक गणतंत्र घोषित किया, तब हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज एक सरकारी ध्वज बनकर रह गया। और अब जब हमें ये मौका मिला है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को, अपने पावन प्रतीक को हम हर रोज दर्शा सकते हैं, तो क्यों ना इसको हम हर रोज इसको दर्शाएं, और इससे प्रेरित होकर हम अपने अपने जो भी हम काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हो, हम राष्ट्र के हितों को आगे रखकर, अगर हर व्यक्ति, हर भारतवासी अगर काम करता है, तो हम सब मिलकर भारत को, अपने सपनों का विकसित भारत, हम इसको बना सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज दर्शाता है, चाहे वो अपने कपड़ों पे दर्शाए, चाहे कलाई पे, घर में दर्शाए, तो अपने मजहब से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर सिर्फ यही दर्शाता है कि वो एक सच्चा भारतवासी है और उसे अपने देश से प्यार है। 76वां गणतंत्र हम मना रहे जा रहे हैं। आपने बताया अब तक का सफर, कई चुनौतियां भी रही। हमें याद है आपके खिलाफ मुकदमा भी हुआ, तब ये तमाम बातें आई थी। लेकिन आज हम हर घर में, हर इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, और फहरा भी रहे हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट में भी लगाए गए। लेकिन अब इस 76वें गणतंत्र में आप किस तरीके से देश को देखते हैं, आगे क्या कहेंगे आज? देखिए, जो आप बोल रहे हैं कि हर घर तिरंगा फहराने में, हर घर तिरंगा पहुंचाने में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने एक अभियान के रूप में हर घर तिरंगा अभियान चलाया, 2023 से चलाना शुरू किया, इस बार पिछले वर्ष भी चलाया गया। और इससे मैं समझता हूँ कि जो मेरा सपना था कि घर घर तिरंगा पहुंचे, वो सपना साकार हुआ है। और हर घर तिरंगा के साथ हम इसको जोड़ना चाहते हैं, हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा, ताकि हर दिन हम अपने तिरंगे झंडे से, अपने राष्ट्रीय ध्वज से हम प्रेरणा ले सकें। और मैं समझता हूँ जो आपने प्रश्न किया कि इन 76 वर्षों के अंदर हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, हम बहुत कुछ हमने पाया है, लेकिन बहुत कुछ अभी हमें पाना बाकी भी है। अभी भी देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो आम ज़रूरतें होती है उनसे वंचित है। तो इसलिए सरकार का ये प्रयास रहता है कि किस तरह से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। और किस तरह से लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, किस तरह से शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो। और जो अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो एक सपना दिया है कि अपने देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का, तो इससे हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है। खास करके मुझे इससे बहुत प्रेरणा मिली कि हम हमेशा ही अपने आप को एक प्रगतिशील देश कहते हैं, एक डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। क्यों ना हम इससे निकल करके अब डेवलप कंट्री बने। आखिर हम 100 साल के होने वाले हैं अगले अगले 25-26 सालों के अंदर। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम सब मिलकर मेहनत करें। जो माननीय प्रधानमंत्री का विजन है कि हर क्षेत्र में, हर वर्ग के लिए, हर वर्ग तरक्की करे और विकसित अपने आप को बनाने के लिए हमें उसका जो मुख्य जो पैमाना है वो है इनकम, कि आपकी आय कितनी है। तो जब तक किसानों की आय आज के मुकाबले उसकी 3 गुनी 4 गुनी नहीं होती, तब तक हम विकसित नहीं हो सकते। तो इसलिए विकसित होने के लिए हर वर्ग की आय बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा करना पड़ेगा, शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी करनी पड़ेगी। इसलिए हम सबको बहुत मिलकर, सबको मिलजुल कर काम करना है। और यही मैं समझता हूँ कि सही मायने में जो हमारा संविधान है, वो संविधान भी यही बातें करता है कि सबको बराबरी होनी चाहिए, सभी मजहब का को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, हम सबको एक समान वातावरण के अंदर हम सब पनप सकें। तो वो सब संविधान में कहना तो आसान है, लेकिन उन चीज़ों को धरातल के ऊपर लागू करना, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी प्राथमिकता भी है। और इसके ऊपर हम सब अगर मिलकर काम करें, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को इसके ऊपर मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि आम देशवासी इसका लाभ उठा सके, आम देशवासियों का जीवन स्तर बेहतर हो। आपने भी जो बात करी, हम विकसित भारत की भी बात करेंगे, संविधान की भी, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न ये भी है। अभी एक मुहिम शायद चलाई थी, मेरा धागा मेरा तिरंगा मेरा देश, शायद उससे तिरंगा बनाएगा, ये क्या है? और आगे फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया को आप किस तरह से देखते हैं? आगे क्या कुछ इस तरह की होगी भी कुछ सोच है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज को आप घर? जी, तो देखिए हमने 2003 के अंदर जब हम ये 2004 में जब हम ये केस जीते, तो उसके बाद हमने फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का गठन किया। उससे हमारा उद्देश्य ये है कि फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से हम इसको तिरंगे झंडे को हम इसको पॉपुलराइज करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको दर्शाएं। और फिर फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने पूरे देश के अंदर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे झंडे लगाने शुरू किए। आप जैसे देख सकते हैं कि दिल्ली के सेंट्रल पार्क में, जिसको पहले कैनॉट प्लेस कहा जाता था, वहां पर हमने बहुत बड़ा झंडा लगाया। और इस तरह के पूरे देश के अंदर हमने फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने लगभग 200 झंडे फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने लगाए हैं। और बाकी लोगों ने मिलकर के और करीब 550 झंडे बाकी लोगों ने लगाए हैं। आज कुल मिलाकर के आज हमारे देश में ऊंचे झंडों की अगर मैं बात करूं तो 750 ऊंचे झंडे लगे हुए हैं, जो कि दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले में सबसे अधिक है। तो जैसे हमने ये ऊंचे ऊंचे झंडे लगाने शुरू किए ताकि लोग बाग देखकर इनसे झंडों से प्रेरित हो सके। उसके अलावा हमने कभी फोटो एग्जीबिशंस की, हमने लोगों को कहा कि आप जो है अपनी अपनी फोटोज भेजें, लोगों ने हजारों फोटोज भेजी। हमने जो है कभी इसके अंदर पेंटिंग एग्जीबिशंस लगाई। तो बहुत से हम तिरंगे झंडे से कवि सम्मेलन किए। तो कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। तो ये हमें सुझाव आया था कि क्यों ना हम पूरे देश भर से लोगों से धागे मंगवाएं। तो इसके अंदर लाखों लोगों ने पूरे देश भर से धागे भेजे हैं। उन धागों से हम तिरंगे झंडे बनवाएंगे, क्योंकि अब तिरंगा झंडा सिर्फ खादी का होना जरूरी नहीं है, किसी भी मटेरियल का हो सकता है।
तो इससे लोगों की, करोड़ों लोगों की, देश के 150 करोड़ जनता की इससे भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो जब उन्होंने धागा भेजा, उस धागे से हम तिरंगे झंडे बनवाकर और फिर हम भेंट करना चाहते हैं माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि ये झंडा जो है लाखों लोगों से आया हुआ, करोड़ों लोगों की भावनाओं को दर्शाता है कि वो सब एक ही चाहते हैं कि उन सब की शुभकामनाएं, उन सब का आशीर्वाद है कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश विकसित हो। तो ये एक प्रयास है लोगों को तिरंगे झंडे से जोड़ने का, देश के विकास से जोड़ने का। तो जो आप विकसित भारत की विकास की बात कर रहे हो, क्योंकि आप खुद संसद के सदस्य भी हो और पहले भी रहे और इस बार फिर आप संसद में हैं, तो मैं एक बात बजट से लेकर भी जानना चाहूंगा। विकसित भारत में तो 2047 की जो बात कर रही है सरकार, वो भी आता है, तो कुछ अपेक्षाएं आप भी रखते हो, क्योंकि आप एक बड़े उद्योगपति भी हो, सांसद भी हो, राजनीतिक अनुभव भी, एक लंबा राजनीतिक अनुभव। किस तरीके से देखते हैं इस बार के इस बजट को और विकसित भारत की सोच को? क्या देखिए, मैं समझता हूँ कि बजट के अंदर बहुत स्पष्ट होगा कि हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ ले जाने के लिए जो जो कदम उठाने हैं, उन कदमों को उठाएंगे जिससे हमारा देश मजबूत हो, देश के लोग मजबूत हो, जो कि किसानों के लिए अच्छा होगा, महिलाओं के लिए अच्छा होगा, युवाओं के लिए अच्छा होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बजट के प्रति हम सबको आशान्वित रहना चाहिए, क्योंकि बजट को बनाने में बहुत सी चीज़ों को सरकार को देखना पड़ता है कि कितनी आय है, कितना व्यय है, किन-किन जगह के ऊपर हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, किन-किन जगह के ऊपर हमारे को लोगों को, अलग-अलग वर्गों को मदद करने की आवश्यकता है, कितना हमारे देश की सुरक्षा पे लगना चाहिए, कितनी देश की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर पैसा देना चाहिए। तो बहुत से मुद्दे होते हैं, इन सभी मुद्दों के ऊपर बहुत विचार विमर्श करके और बजट पेश किया जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये बजट हमारे को एक विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर करेगा। मैं एक बात और जानना चाहेंगे, अभी हमने संविधान अपनाए हुए 75 वर्ष पूरे हुए उसी में, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? संविधान के 75 वर्षों को, इस पर भी जरूर चर्चा करना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा देश जो आज एकजुट होकर के हम सब काम कर रहे हैं, तो वो संविधान की बदौलत ही है। जब मुझे तिरंगा झंडा फहराना मैं चाहता था और सरकार मुझे रोक रही थी तिरंगा झंडा फहराने के लिए, जब मैं 22 साल का था, तो ये संविधान की ही बदौलत है कि आज हमें तिरंगे झंडे को, आज हर नागरिक गर्व से इसको फहरा सकता है। तो इसलिए हमारा संविधान जो है, ये एक बहुत ही इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे देश को मजबूत करने के लिए। सभी देश के लोगों को उनके हकों की रक्षा संविधान से ही मिलती है। तो इसलिए हम अपना 75वां वर्ष मना रहे हैं और इस बार 75वीं वर्षगांठ के ऊपर हमने देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, संविधान संग्रहालय हमने बनाया है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर। तो मैं सभी को आमंत्रित भी करूंगा कि आप आकर के आप इसको देखेंगे, तो आपको बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत आपको गर्व होगा कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर इतना अच्छा ये म्यूजियम बना है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए हमारे गणतंत्र को, हमारे देश को अपने संविधान से बहुत मजबूती मिलती है, क्योंकि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया और देश के संविधान का निर्माण किया, उन्होंने बहुत सोच समझ करके, और मैं कहूँगा कि दुनिया के जितने भी संविधान होंगे, जितने देशों के, उनमें से अपने भारत के संविधान को सभी और बहुत से देश इससे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। इसलिए हमारे संविधान की हमारे देश के अंदर बहुत एक बड़ी अहम भूमिका है। संविधान जुड़ा एक मुद्दा पॉलिटिकली भी हो ही जाता है, तो अभी हमने देखा लोकसभा का चाहे संसद का भी जो बीता सत्र हो, इससे पहले हो या चुनाव के दौरान भी एक बड़ा मुद्दा रहा था, संविधान खतरे में है। देखिए, राजनीतिक दल जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए समय समय के ऊपर कोई ना कोई जो है इस तरह की गिमिक, मैं कहूँगा कि वो लेके आते हैं। और गिमिक का हिंदी शब्द क्या होगा वो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये इसमें कुछ नहीं है, कोई संविधान खतरे में नहीं, अब नहीं कोई बात करता कि संविधान खतरे में है। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोगों को एक बरगलाने की एक कोशिश की जाती है, लेकिन भारत की जनसंख्या, भारत की जनता, जनता जनार्दन बहुत समझदार है। वो समझते हैं कि कोई
संविधान जो है कोई नहीं बदलने जा रहा, और कोई ना संविधान कोई बदल रहा है, ना कोई संविधान खतरे में है। सिर्फ संविधान की किताब को हाथ में लेकर के जो सिर्फ इसका प्रदर्शन करते हैं, और लोग जानते हैं कि कौन सही मायने में संविधान का सम्मान करते हैं और किन्होंने किन्होंने पीछे जो है संविधान का अपमान किया। अगर जब लोगों के मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है, वो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि संविधान के ऊपर प्रहार होता है। तो वो सब जानते हैं कि किसने क्या किया है। तो इसलिए वो सब इस तरह की राजनीतिक बातें जो है लोग बाग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कई बार करते हैं, लेकिन ये सब चलता है, राजनीति में चलता है ये सब। हम एक प्रश्न ये भी जानना चाहेंगे, आपने अभी महिलाओं को लेकर बात करी थी, महिलाओं और युवाओं का योगदान, हम राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के भी बात करेंगे, राष्ट्र को लेकर के भी बात करें, क्योंकि गणतंत्र दिवस हमारा है, एक बड़ा हमारे लिए अवसर है। महिलाओं और युवाओं की बात की जाए तो योगदान को लेकर के क्या? देखिए, महिलाएं देश की आधी आबादी है और उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने अपने घरों में भी देखते हैं और हम सरकार में भी देखते हैं, हर जगह आज महिलाएं जो है बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं, और उनके सशक्तिकरण के लिए मैं समझता हूँ ये समाज की भी जिम्मेवारी है, सरकारों की भी जिम्मेवारी है कि हम उन्हें और सशक्त करें। और जहाँ तक युवाओं की बात है, तो युवा हमारे देश का भविष्य है। इसलिए हमको शुरुआत करनी पड़ेगी बच्चों से, कि हम उनको अच्छी शिक्षा दें, उनको अच्छी हम उनका उनका पोषण करें। उनका पालन-पोषण बहुत अच्छा होना चाहिए, उनको पौष्टिक उनको आहार मिलनी चाहिए ताकि वो मजबूत बने। उनको जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बहुत अच्छी मिलनी चाहिए, और स्कूल्स, कॉलेजेस में शिक्षा की गुणवत्ता वो अच्छी होना बहुत आवश्यक है। और साथ-साथ में स्किल ट्रेनिंग, उसके ऊपर भी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ध्यान है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को, क्योंकि हर बच्चा कोई पढ़ लिख के कोई डॉक्टर नहीं बन सकता या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन बहुत के अंदर वो उनको पढ़ने लिखने में ज़्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो काम सीख सकते हैं, कोई कोई स्किल सीख सकते हैं। तो इसलिए हमारा देश जो है आज जो तेजी से प्रगति कर रहा है, उसके अंदर और आगे बढ़ने के लिए, हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए, उसमें युवाओं की एक बहुत अहम भूमिका होगी। और अगर युवाओं को अगर अपनी भूमिका निभाने का मौका नहीं मिलेगा तो हम विकसित नहीं हो सकते। इसलिए बहुत आवश्यक है समाज के लिए, सरकारों के लिए, कि वो युवाओं को पूरा प्रोत्साहन दें, उनको पूरा मौका दें अपने देश के प्रति अपना योगदान करने का। तो इसके ऊपर सरकार ने पिछले बजट के अंदर भी बहुत से कदम उठाए गए थे। मैं अब बताना शुरू करूँ तो बहुत समय लगेगा, और मैं समझता हूँ कि इस बजट में भी देखेंगे कि युवाओं के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ये जानती है कि युवाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, समय की आपकी व्यस्तता रहती है, दो क्वेश्चन छोटे से जानना चाहूंगा। पहला तो एक पॉलिटिकली ये भी हो जाएगा क्योंकि आप सांसद भी हैं। हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आए, अब दिल्ली का चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं देश में अब आप इस समय अगर बात की जाए? देखिए, अब जब आपने कह दिया कि हरियाणा, फिर आपने महाराष्ट्र बोला, तो देखिए हरियाणा और दिल्ली में कोई फर्क नहीं है ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली को तीन तरफ से तो हरियाणा ने घेर रखा है, और हम हरियाणा वाले तो हम दिल्ली को अपनी राजधानी भी समझते हैं। इसलिए हरियाणा और दिल्ली में कोई फर्क नहीं है, लोगों की सोच में, समझ में। और जैसे हरियाणा के लोग जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार होने से राज्य के अंदर विकास होगा। इसी तरह से दिल्ली के लोग भी ये जानते हैं कि अगर दिल्ली के अंदर अगर डबल इंजन की सरकार होगी, दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो दिल्ली के अंदर अभूतपूर्व विकास होगा। क्योंकि ये स्थिति होना कि सरकार सिर्फ जो है, हमने जो देखा पहले दिल्ली की सरकार, वो सिर्फ जो है आम आदमी पार्टी की सरकार, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, केंद्र सरकार के ऊपर सिर्फ जो है उनकी कमियां निकालना, कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मिलके काम करने की जगह सिर्फ आपस में सिर्फ लड़ाई करने की बातें होती हैं। इससे नुकसान होता है लोगों का। तो इसलिए दिल्ली के लोगों को ये सोच समझकर आने वाले चुनावों के अंदर कि किसमें उनका भविष्य अच्छा होगा, किससे उनके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। और आज मैं समझता हूँ कि जब माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश को एक विकसित बनाने का सपना दिखाया है, तो दिल्ली हमारी विकसित होगी, बहुत विकास होगा। इसलिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली के अंदर भी डबल इंजन की सरकार हो, और यहाँ पर दिल्ली की जनता बढ़ चढ़कर, जैसे हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर लोगों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास दिखाया है, दिल्ली के लोग भी, मुझे पूरा विश्वास है कि
वो अपना विश्वास माननीय मोदी जी के अंदर भारतीय जनता पार्टी में दिखाएंगे और आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए अब अंतिम प्रश्न ये, आज चर्चा का अंतिम प्रश्न ये है कि गणतंत्र दिवस आ ही रहा है, उस पर युवाओं को लेके क्या संदेश, महिलाओं को लेके क्या संदेश आपको मिलेगा? देखिए, चाहे युवा हो चाहे कोई भी नागरिक हो, मैं यही कहूंगा कि इस गणतंत्र दिवस के ऊपर भी आप एक प्रतीकात्मक रूप से अपने देश के सबसे पावन प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को अपने घरों में दर्शाएं, अपने कपड़ों पे दर्शाएं और उससे प्रेरित होकर जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, अगर हम सब अपने अपने देश राष्ट्र के हितों को आगे रखकर अपना काम करते हैं, मिलजुल कर भाईचारे के साथ काम करते हैं, तो हम सब मिलकर अपने भारत को एक विकसित भारत बना सकते हैं जिसके अंदर सब लोग खुशहाल होंगे, संपन्न होंगे। तो नवीन जिंदल जी हमारे साथ, परिचय तो बहुत हमने जैसे कि बताया कि सांसद हैं, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, इसके अलावा एक मशहूर उद्योगपति भी हैं, लेकिन जो चर्चा इन्होंने बात करी युवाओं की, महिलाओं की, तमाम लोगों का कि एक होकर के विकसित भारत के लिए आगे बढ़ना है, ये संदेश भी दिया। लेकिन फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। धन्यवाद।